बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी जिंदगी की काया पलट जाने पर हैरान थी। मैं एक खुशखुर्रम और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। मैं ना जानती थी कि मेरी खुशगवार जिंदगी के दिन बहुत थोड़े हैं। सीलन ज़दा दीवारों को देखते हुए मैंने सोचा, मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रही थी जब मोमानी कमरे में दाखिल हुई। तुम्हारे मामू आ चुके हैं और वो तुमसे कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में आ जाओ, तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। जल्दी से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। ये सुनकर तो मेरे हाथ पांव खौफ से कांपने लगे थे। ना जाने मामू को क्या हो गया था कि क्यों इतनी जल्दी मेरी शादी करवाना चाहते थे। अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी और 2 माह पहले ही मामा और बाबा की डेथ हुई थी। मुझे किस्मत मामू के दरवाजे पर ले आई थी, लेकिन मामू और मोमानी जल्दी से जल्दी मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। सर पर मजबूती से दुपट्टा जमाकर मैं अपने खौफ पर काबू पाती हुई ड्राइंग रूम में अंदर दाखिल हुई तो मुझे अपनी टांगें कांपते हुए महसूस हो रही थी। सामने ही सोफे पर एक मोटी सी औरत बैठी हुई थी, जिसने चेहरे पर बेशुमार मेकअप थोपा हुआ था। दूसरे सोफे पर एक मोटी तोंद वाला आदमी बैठा हुआ था। वो दोनों आंखें फाड़े मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भेड़ बकरी हूं। मुझे उन दोनों की नजरों से बहुत घबराहट हो रही थी। उधर सामने सोफे पर बैठ जाओ, हुक्म देने वाले अंदाज से मामू ने कहा तो ना चाहते हुए भी मुझे बैठना पड़ा। मुमानी मुझे कहीं भी दिखाई न दे रही थी। बच्ची तो हमें बहुत पसंद आई है, लेकिन अभी कम उम्र और नासमझ है। आंखों से मेरा एक्सरे करते हुए उस औरत ने इंतहाई मोटी और भद्दी आवाज में कहा, अभी तुम जाओ और किचन में जाकर देखो शमीम क्या कर रही है। मामू ने मुझे वहां से जाने की इजाजत दी तो शुक्र अदा करते हुए मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। किचन में जाने की बजाय मैं दोबारा अपने कमरे में आ गई। कमरा क्या, वो काठ कबाड़ से भरा हुआ स्टोर रूम था, जिसमें मेरी चारपाई बिछा दी गई थी। मुझे उस औरत और मर्द का घूर घूर कर देखना याद आ रहा था। उनकी नजरों की चुभन मुझे अभी तक महसूस हो रही थी। बहुत देर तक मैं आंखें बंद किए लेटी रही। मेरा जी चाहता था मैं यहां से भागकर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन मेरे पास कोई ठिकाना न था। मैं अपने किसी और रिश्तेदार को भी न जानती थी। मामा और बाबा का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। बदकिस्मती से उस वक्त मैं घर पर ही थी और वो दोनों मियाँ बीवी रोड एक्सीडेंट में जान की बाजी हार गए। मामू असद ही हमारे घर आते जाते थे। मैं उन्हें बचपन से अपने घर आते हुए देख रही थी। मैं उन्हें अपना मामू ही समझती थी। वो मेरी मामा के सगे भाई न थे बल्कि चचाजाद भाई थे। मामा बाबा की तदफीन के बाद मामू मुझे अपने साथ घर ले आए। हमारा घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, जबकि मामू का घर छोटा सा और पुराने जमाने का बना हुआ था। मुमानी इस हक में ना थी कि मैं उनके साथ उनके घर में रहूं। उस पर वो मामू से बहुत लड़ी थी। फिर न जाने मामू ने उन्हें कैसे राजी किया। मेरा स्कूल भी मुझसे छूट गया था और मैं सारा दिन मुमानी के बताए हुए काम करती रहती थी। मुमानी के 3 बेटे थे जो उम्र में मुझसे छोटे थे। मैं सारा दिन उनको खिलाती रहती और उनका ख्याल रखती। ऐसा दूसरी बार हुआ था। मामू ना जाने कैसे अजीब अजीब लोगों को अपने घर बुला लेते थे और फिर मुझे उनके सामने पेश भी करते थे। उन लोगों की नजरें मुझे अपने जिस्म के आर पार होते महसूस होती थी, लेकिन मैं मजबूर थी, कुछ न कर सकती थी। मैंने यहां से भाग जाने का इरादा किया, लेकिन मुझे कोई मौका न मिल रहा था। मैं जब घर के काम कर रही होती तब भी मुमानी ने मुझ पर कड़ी नजर रखी हुई होती थी और घर के मेन दरवाजे की तरफ तो मुझे जाने ही ना देती थी। आज छुट्टी का दिन था। देर तक सब घर वाले सोए रहे। जब कभी मैं छुट्टी वाले दिन देर तक सोई रहती तो मुमानी से बहुत डांट पड़ती थी। अक्सर कहा करती थी कि सोने के लिए बहुत उम्र पड़ी है, अपने घर वालों को भी कुछ वक्त देना चाहिए। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। अपनी नींद मुझे बहुत प्यारी थी। अब मुझे मामा की ये बातें याद आती थी तो आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बहने लगते थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। इस तंगो तारीख कमरे में बैठ बैठ कर मेरा दिल तंग पड़ जाता था और उस वक्त घर में बहुत खामोशी थी। मामू और मोमानी शायद बच्चों के साथ घर से बाहर गए हुए थे। मुझे सांस लेने में भी तंगी महसूस हो रही थी। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ गई। ये एक छोटा सा मोहल्ला था। शाम का वक्त था। बच्चे खेल कूद रहे थे। गलियों में इस वक्त लोग घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। खुली फिजा में आकर लंबे लंबे सांस लेकर मैंने हवा को अपने अंदर उतारा। बहुत दिनों के बाद मुझे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला था। छत पर इधर उधर टहलने लगी। हमारे घर से मुल्हे का घर का सहन दिखाई दे रहा था। ये एक छोटा सा पुराने तर्ज का बना हुआ घर था। सूखे हुए पत्ते और कूड़ा करकट बिखरा हुआ था, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि इस घर में कोई भी नहीं रहता।
दरवाजे भी बंद दिखाई दे रहे थे। मैं बहुत देर तक छत पर टहलती रही, लेकिन उस घर में कोई दिखाई न दिया। मामू और मोमानी अभी तक वापस न आए थे। बंद और खाली घर को देखकर मुझे अपना घर याद आ गया, तो मैं उस बंद घर को देखने लगी। मेरा घर भी तो यूं ही बंद पड़ा होगा, शाम के वक्त भी उस घर में कोई ना होगा। अपने घर की वीरानगी याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जब अचानक ही मुझे कमरे की टूटी हुई खिड़की में से किसी शख्स का चेहरा दिखाई दिया। आंसू साफ करके तवज्जो से देखने लगी। एक बार फिर मुझे किसी का चेहरा दिखाई दिया था। मुझे हैरत हो रही थी कि इस बंद घर में कौन हो सकता है, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक मैं देखती रही, कोई भी दिखाई ना दिया। तो मैं अपना वहम समझकर छत से नीचे आ गई। मामू और मोमानी के आने का कुछ पता न था। वो किसी वक्त भी आ सकते थे और मुझे छत पर देख के ना जाने क्या सोचते। मेरे लिए मसाइल बढ़ सकते थे। छत से नीचे आकर मुझे अकेले डर लग रहा था, इसलिए घर के दरवाजे के पास ही बैठ गई थी। जब से मामू ने मुझे बताया था कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते हैं, तब से मेरा खाना पीना सब खत्म हो चुका था। मामा और बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं। अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना कर सकूंगी। मामा बाबा के जाने से मेरी दुनिया ही उलट गई थी। सब कुछ बदल गया था। मामा के कजन असद मामू अक्सर हमारे घर आते रहते थे, लेकिन मैं उनके असल चेहरे से वाकिफ न थी। मामा के खानदान में ज्यादा लोग न थे। वो अकेली बहन थी और बाबा के सिर्फ एक ही छोटे भाई थे जो किसी दूसरे मुल्क में मुकीम थे। उनका हमारे साथ ज्यादा राबता न था। मैं बहुत छोटी थी जब एक बार चचा सलीम हमारे घर आए थे। उनके 2 बेटे भी उनके साथ थे। थक कर मैं अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था। अपने कमरे में बैठी हुई थी जब बाहर से मुझे बातों की आवाज सुनाई देने लगी। मामू और मोमानी वापस आ गए थे। अंधेरा फैल चुका था। मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी जब मुझे अपने कमरे से बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खोलकर मोमानी कमरे के अंदर दाखिल हुई। अभी तो रात के 9 बजे हैं और तुम सो गई हो। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हो, तुम थकती नहीं? कमरे में दाखिल होते ही मोमानी ने गुस्से से कहा तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मुझे अकेले घर में डर लग रहा था। कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या करूं, इसलिए खामोशी से लेट गई। शर्मिंदा होते हुए मैंने जवाब दिया, हम तो घर से बाहर गए थे और खाना खा कर आए हैं। तुम अपने लिए तो खाना बना लेती। मोमानी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे से कहा, कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। अगर भूख होती तो मैं बना लेती। आपने मुझे कुछ भी ना बताया था कि मैं क्या बनाऊं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। नजरें झुकाए मैंने जवाब दिया, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें भूख होगी तो किचन में कुछ भी बनाकर खा लेना। मोमानी ने जल्दी से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब मामू और मोमानी हमारे घर आते थे तो मामा उनकी खिदमत करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ती थी। तरह तरह के खाने उनके सामने रखती थी। मामू और मोमानी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। उनकी मदद भी किया करती थी, लेकिन ये तो सब कुछ भूल गए थे। अभी 2 माह ही तो हुए थे मुझे इस घर आए हुए। उनका रवैया मेरे साथ ऐसा था जैसे हमारे घर में मुलाजिमीन के साथ भी न था। मुझे अपनी हैसियत जानकर दुख हो रहा था। सुबह मोमानी के साथ किचन में नाश्ता बनाने में मदद, उसके बाद बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने में भी मदद की। अब तुम किचन देख लो और अच्छी तरह से सफाई कर देना। हमारे घर में तो मुलाजिम नहीं है, हमें खुद ही सब काम करने पड़ते हैं। नाश्ता करके फारिग हुई तो मोमानी ने तंज करते हुए कहा। उनके तंज को नजरअंदाज करते हुए मैं किचन में आ गई और फैलाव समेटने लगी। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन मामू अभी तक ऑफिस न गए थे। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी, लेकिन मैंने मामू या मोमानी से कुछ भी ना पूछा। किचन से फारिग होकर मैं कमरों की सफाई करने लगी। मुझे घर के काम करने की आदत बिल्कुल भी ना थी, लेकिन यहाँ आकर मैंने सब काम करने सीख लिए थे। दिन का वक्त था जब मामू और मोमानी तैयार होकर कमरे से बाहर निकले। हमें घर से बाहर कुछ काम है, जा रहे हैं। बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनका ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाने देना। मेरे करीब से गुजरते हुए मोमानी ने रुक कर कहा और मेरा जवाब सुने बगैर आगे बढ़ गई। मुझे समझ ना आ रही थी कि दिन के खाने में बच्चों के लिए क्या बनाऊं। अभी मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी ना आता था। सारे घर का काम करने की वजह से मैं थक चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होती थी, क्योंकि इस कमरे की खिड़की हर वक्त बंद रहती थी। इसके आगे बहुत सा काट कबाड़ पड़ा हुआ था। मुझे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी, इसलिए कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश करने लगी। फालतू सामान के ऊपर से गुजरते हुए मैं खिड़की तक पहुंच गई। लोहे की बनी हुई ये पुरानी तर्ज की खिड़की थी जो कि जंग आलूद हो चुकी थी। मैं उसके बंद क्वाड खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जंग लग जाने की वजह से बहुत मजबूती से बंद हो चुके थे। काफी देर तक जोर आजमाई करने के बाद मैं उसे खोलने में कामयाब हो गई। खिड़की से बाहर झांक कर देखा
तो साथ वाले घर का सहन दिखाई दे रहा था। ये वही घर था जो कि बंद पड़ा हुआ था। शायद इसीलिए इस खिड़की को बंद किया गया था, ताकि दोनों घरों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। इस घर में कोई भी नहीं रहता था, तो फिर खिड़की के खुलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा और दोबारा अपनी चारपाई पर आकर बैठ गई। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो अभी बच्चों के स्कूल से वापस आने में काफी वक्त था। मैं जब भी तन्हा होती थी तो अपने मामा और बाबा को याद करने लगती। उनके साथ गुजारे हुए लम्हात बहुत अहम और यादगार थे। मैं तो अपनी जिंदगी मामा बाबा के घर ही छोड़ आई थी। यहाँ पर तो सिर्फ कैद काट रही थी। अपने सामान से फोटो एल्बम निकाल कर देखने लगी। हर तस्वीर में मैं बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मेरे बचपन की तस्वीरें थी जिनमें मामा और बाबा भी बहुत खुश थे। मैं तस्वीरें देखने में मगन थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे की खिड़की में कोई मौजूद है। मैंने जल्दी से सर उठाकर देखा, लेकिन कोई दिखाई न दिया। अपना वहम समझकर मैं दोबारा मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद मामू के तीनों बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए थे। उनके आ जाने के बाद घर में छाई हुई खामोशी खत्म हो जाती थी। यूनिफॉर्म तब्दील करके बच्चे इधर उधर खेलने लगे। मैंने उनको खाना खिला दिया। जब मामू और मोमानी दोनों वापस आ गए तो वो दोनों बहुत पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे थे। शाम तक मैं मोमानी के साथ किचन में काम करवाती रही। रात को सोने के लिए जब अपने कमरे में आई तो थकावट से सारा बदन दुख रहा था। मैं इतना काम करने की आदी ना थी। मैंने शिकवा करना छोड़ दिया था। जो काम भी मुझे बताया जाता था सर झुकाकर कर देती थी। मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन थकावट की वजह से नींद ही ना आ रही थी। किचन के कैबिन में टैबलेट रखी हुई थी। वो खाने के लिए मैं कमरे से बाहर निकली तो मामू और मोमानी के कमरे की लाइट्स अभी तक ऑन थी और उनकी बातों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इतनी देर तक उनके जागने पर मुझे हैरत हो रही थी। मैं कमरे से कुछ फासले पर थी, लेकिन मुझे उनकी बातों के दौरान अपने नाम की बाज गश्त सुनाई दे रही थी। वो बार बार मेरा नाम ले रहे थे। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं दीवार का सहारा लेते हुए आगे बढ़ी और कमरे के दरवाजे से कुछ फासले पर रुक कर सुनने की कोशिश करने लगी कि वो क्या बातें कर रहे हैं। इस बात को आप मानते हैं ना कि मैं बहुत ज़हीन हूं। ये सारा क्रेडिट मुझे जाता है। अगर मैं निम्रा के सामान से उसके घर की चाबी ना निकालती तो ये सब फाइल्स और मालूमात भी हमें ना मिलती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तहे दिल से तुम्हारी जहानत को कबूल करता हूँ। तुम जैसी ज़हीन औरत अगर मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं सारी जिंदगी एक छोटा सा दुकानदार ही रहता। अब मैं जल्द ही एक बहुत बड़े प्लाजे का मालिक बन जाऊंगा और एक बहुत ही बड़ा घर होगा हमारा, जिसमें हम अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। मोमानी की तारीफ करते हुए मामू मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी भी कर रहे थे और ये सुनकर मोमानी ने मेरे सामान से मेरे घर की चाबी चोरी कर ली थी। मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। मामू और मोमानी मेरी शादी करने के बाद हमारे घर पर और बाबा के कारोबार पर कब्जा करना चाहते थे। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। जमीन और आसमान घूमते हुए महसूस हो रहे थे। अगर मैंने दीवार का सहारा ना लिया होता तो मामू और मोमानी का असल चेहरा सामने आने पर शायद मैं बेहोश होकर जमी बोस हो चुकी होती। एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि जल्द से जल्द इस लड़की का कोई इंतजाम करना है, वरना हमारे हाथ कुछ भी ना आएगा। आपको इसकी शादी की फिक्र लगी हुई है, जबकि मैं समझती हूँ कि जिस शख्स से भी इसकी शादी होगी वो हमसे ये सब प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश जरूर करेगा। मोमानी की आवाज मेरे कानों से टकराई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन फिर क्या करना चाहिए? इसको अपने घर में तो नहीं रख सकते। मामू ने फिक्रमंदी से कहा, इसके लिए जरूरी है कि इस लड़की को हमेशा के लिए यहां से दूर भेज दिया जाए और ये कभी पीछे मुड़कर देख भी न सके। तुम्हारे इतने जानने वाले हैं, किसी से भी कहकर इसका सौदा करो, पैसे भी मिल जाएंगे और इससे जान भी छूट जाएगी। मोमानी ने जल्दी से मशवरा दिया। मोमानी का मशवरा सुनकर मेरा सांस हलक में अटकने लगा था। क्या कोई दौलत के लिए इस कदर भी गिर सकता है? इसका मुझे हरगिज अंदाजा न था। मामू ने क्या जवाब दिया मुझे कुछ समझ ना आ रही थी, क्योंकि मेरा सर घूमने लगा था और कान साएं साएं करने लगे थे। दीवार का सहारा लेते हुए मैं दोबारा अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन ना आ रहा था कि लोग ऐसे भी बदलते हैं। कमरे में आकर मैंने अपनी घुटी हुई सांसों को खुला छोड़ दिया और रोने लगी। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बह रहे थे। शायद ये मेरी बेबसी के आंसू थे जो मेरे काबू से बाहर थे। न जाने मैं कितनी देर तक रोती रही और सिसकती रही। कोई भी मेरे आंसू पहुंचने वाला न था। उस लम्हे मेरा जी चाह रहा था कि मैं भी अपने मामा और बाबा के पास चली जाऊं। उसके बगैर तो ये जिंदगी मुझे किसी मुसीबत से कम न लग रही थी। रोते रोते मैं थक गई। नींद का मुझ पर गलबा हो रहा था। दीवार से टेक लगाए मैंने आंखें बंद कर ली।
मैं सोना चाहती थी, लेकिन दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो कि कुछ देर पहले सुनी थी। आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रही थी जब मुझे एहसास हुआ कि खिड़की में से कोई मुझे देख रहा है। गर्दन घुमाकर मैंने देखा तो खौफ के मारे मेरा सांस हलक में अटक गया। खिड़की के दूसरी तरफ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी दो सुर्ख आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थीं, जिन्हें देखकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। मैं खौफजदा हो चुकी थी और चीखें मारना चाहती थी ताकि मामू और मोमानी मेरी मदद को आ सके, लेकिन मेरी आवाज तो मेरे हलक में ही फंस चुकी थी। वो आंखें गायब हो चुकी थी। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। खौफ से मेरी हालत गैर हो रही थी। मुझे अपने घर में अकेले कमरे में नींद न आई थी। मामा देर तक मेरे ही कमरे में रहती थी और मेरे सोने के बाद अपने कमरे में जाती थी। रात में अगर मेरी आंख खुल जाती तो मैं अपने कमरे से उठकर मामा और बाबा के कमरे में आ जाती थी। यहाँ मुझे इस टोरनुमा कमरे में अकेले रहना पड़ता था। शुरू के चंद हफ्ते तो नींद ही ना आई थी। अभी इस बिस्तर और कमरे की आदि हुई ही थी कि यह डरावना वाकया रूनुमा हो गया था। मैंने सुना था कि बंद घरों में, जो कि खाली घर होते हैं, कोई इंसान भी नहीं रहता, जिन्नात कब्जा कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सी सुनी सुनाई बातें दिमाग में घूमने लगी थी। मैं उस खिड़की को बंद करना चाहती थी, लेकिन मुझ में खिड़की तक पहुंचने की हिम्मत ना हो रही थी। खुद को हौसला देते हुए अपनी हिम्मत जमा की और डरते डरते खिड़की तक पहुंची और दूर से ही हाथ बढ़ाकर जल्दी से बंद कर दी। खिड़की बंद हुई तो मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। एक लंबा सांस लेते हुए मैंने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की और दोबारा अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। मेरा जिस्म अभी तक काम रहा था। अपने कपकपाते जिस्म को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। बहुत देर तक खौफ के जेरे असर रहने के बाद मुझे नींद आ ही गई थी। सोते हुए भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। दो सुर्ख आंखें मुझे ख्वाब में दिखाई दे रही थीं। ऐसी बड़ी बड़ी और खौफनाक आंखें थीं जो कि इससे पहले मैंने कभी न देखी थी। अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ाए हुए उठकर बैठ गई। सुबह हो चुकी थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो हैरत और खौफ के मारे निगाहें पलटना ही भूल गई थी। खिड़की खुली हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद था कि खिड़की बंद थी। मैंने खुद बंद की थी। एक बार फिर रात वाला खौफनाक वाकया मेरी निगाहों में घूमने लगा। मैं जाग चुकी थी। जल्दी से कमरे से बाहर निकली। मुमानी के साथ सुबह सवेरे किचन में काम करवाना होता था। अगर देर हो जाती तो मुमानी बहुत डांटती थी। खामोशी से काम करती रही। मुझे ये एहसास ही खत्म हो गया था कि दिन कब शुरू होता है और रात कब खत्म होती है। मैं सर झुकाए बस अपने काम करती रहती। शाम का वक्त था जब मैं किचन में काम कर रही थी। मुमानी तेजी से किचन में आई। ये काम करना छोड़ो और जल्दी से तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ जाओ, तुम्हारे मामू तुम्हें बुला रहे हैं, वहां कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, मुमानी ने जल्दी से कहा। यह सुनकर तो मेरे अवसान ही खता हो गए थे। मुझे अजीब अजीब लोगों के सामने जाना अच्छा न लगता था। अब तुम यहां ही खड़ी रहोगी या जाओगी भी? मुझे उसी जगह पर खड़ा देखकर मुमानी ने गुस्से से कहा तो ना चाहते हुए भी मैं अपने कमरे में आ गई। दुपट्टे को अच्छी तरह से फैलाकर अपने इर्द गिर्द लपेट लिया और ड्राइंग रूम की तरफ आ गई। दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो मेरी टांगें कांप रही थी। दरवाजे के बिल्कुल सामने ही सोफे पर एक कमजोर सा आदमी बैठा दिखाई दिया। वो अपने लिबास से कोई मुलाजिम लग रहा था। बड़े सोफे पर दो आदमी बैठे थे। एक वज़ाकता और लिबास से और मुअज़्ज़िज़ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे शिकारी शिकार करने से पहले अपने शिकार को देखता हो। शर्म से मैं जमीन में गड़ी जा रही थी। एक उधेड़ उम्र औरत मेकअप से अटा हुआ चेहरा नजरों ही नजरों में मुझे तोल रही थी। एक शख्स ऐसा भी था जो सर झुकाए बैठा था। एक बार भी निगाह उठाकर मेरी तरफ न देखा था। कोने में पड़े हुए सोफे वो सबसे अलग थलग बैठा था। खूबसूरत और कीमती लिबास में मलबूस वो कोई नौजवान दिखाई दे रहा था। लड़की तो बहुत कमाल है और तुम्हारे कहने के मुताबिक कम उम्र भी है। जांचती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उस औरत ने कहा। दोनों आदमी उसकी तायीद में सर हिलाने लगे और वो मुलाजिम सा दिखाई देने वाला आदमी भी मेरी तरफ गौर से देखने लगा। क्यों, शमीम अहमद ठीक कह रही हो ना? औरत ने उस मुलाजिम से पूछा। जी जी मैडम साहिबा, आपकी नजरों ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, पानज़दा दांतों की नुमाइश करते हुए उस शमीम नामी आदमी ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि सौदा डन करना चाहिए, ऐसी कम उम्र लड़की मिलना मुश्किल होता है, एक मोअज़्ज़िज़ आदमी ने कहा। असद साहब, आपका माल हमें पसंद आया है, आप बताएं कि क्या नजराना आपकी खिदमत में पेश करें। उस औरत ने खुशगवार लहजे में मामू से कहा। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था कि मामू मुझे उन लोगों के हाथों बेच रहे हैं। मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें उतर जाऊं, या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इन लोगों की नजरों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अगर आपको माल पसंद आया है तो फिर आपको कीमत का अंदाजा भी होगा।
और आप जानते भी हैं कि ऐसा माल बार बार नहीं मिलता। मामू ने कारोबारी लहजे से कहा, ये तो असद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अंदाजा है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैंने अपनी डिमांड पहले ही आपको बता दी थी, अगर आपको कबूल है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मामू ने भी हंसते हंसते कहा। इंतहाई खुशगवार माहौल में मुझे बेचा जा रहा था। सब आपस में ऐसे बातें कर रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भेड़ बकरी हूं, जिससे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किन लोगों के दरमियान में रहती है। इसकी कोई अहमियत और कोई जज्बात हो ही नहीं सकते। मैं मामू से कहना चाहती थी कि वो मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें, मेरा घर भी ले लें, कारोबार भी ले लें, लेकिन ऐसा ना करें। मुसलसल रोने की वजह से मेरे गले में फंदा सा बन गया था और अल्फाज गले में ही फंस गए थे। शमीम अहमद, पैसों वाला ब्रीफकेस असद साहब के हवाले कर दो, मैडम ने हुक्म देते हुए कहा। जी मैडम, जो आपका हुक्म, ताबेदारी से कहते हुए शमीम अहमद ने अपने पांव के करीब रखा हुआ ब्रीफकेस उठाया और मामू की तरफ बढ़ने लगा। मैं बेबसी से ये सब कुछ देख रही थी। रुक जाइए, एक बार मेरी बात सुन लें। मेरी ऑफर अगर आपको मुनासिब लगे तो हमारे दरमियान भी डील हो सकती है। अचानक ही कमरे के कोने में सबसे अलग बैठे नौजवान ने गर्दन उठाकर ऊंची आवाज से कहा। शमीम अहमद के बढ़ते हुए कदम रुक गए और वो मुड़कर उस नौजवान को देखने लगा। सब हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। असद साहब, ये कौन है? आपने हमसे इनका तारुफ नहीं करवाया। मैडम के चेहरे पर नागवारी के तासुरात साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसने अपने लहजे से इस बात का एहसास न होने दिया था कि उसे उस वक्त उस शख्स की मुदाखलत बुरी लगी थी। अजीब बात है, आप इस शख्स का तारुफ मुझसे मांग रहे हैं, जबकि ये शख्स तो आपके साथ ही आया है। हैरान नजरों से उनकी तरफ देखते हुए मामू ने कहा, आपको गलत फहमी हुई है, हम इस नौजवान को नहीं जानते। हम तो ये समझ रहे थे कि ये इसी घर का कोई फर्द है, आपका या आपकी बीवी का भाई है। मैडम ने उस शख्स को जानने से इनकार करते हुए कहा। उनका जवाब सुनकर ना सिर्फ मामू बल्कि उस कमरे में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ था। कौन हो तुम, और यहाँ मेरे घर में क्यों आए हो? ना मैं तुम्हें जानता हूं, ना मुझे तुम्हारी पहचान है, फिर तुम मेरे घर में कैसे दाखिल हुए? मामू ने इंतहाई गुस्से से उस शख्स से पूछा। मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, ये जानने की जरूरत आपको नहीं है। आपका मतलब सिर्फ पैसे से होना चाहिए। मैं आपको इस लड़की की इतनी ज्यादा कीमत दे सकता हूं जिसका आपने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा। मामू के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए उस नौजवान ने कहा। मैं मामू की तरफ मुतवज्जे थी। उनके चेहरे पर छाए हुए गुस्से के असरात कम हो गए थे। वो जान गए थे कि यह नौजवान उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और कहां से आए हो। ऐसे ही तुम्हें ये बच्ची पकड़ा देंगे, कुछ तुम्हारे बारे में पता होगा, तभी बात तय होगी ना। मैडम ने इंतहाई गुस्सीली नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बेहतर यही है कि यहां से तशरीफ ले जाएं, क्योंकि जितनी बड़ी रकम मैं देने वाला हूं उतनी आप नहीं दे सकते। मैडम के गुस्से और तंज को नजरअंदाज करते हुए उस नौजवान ने इंतहाई तहम्मुल भरे लहजे से कहा। उसके अल्फाज से उसकी अमारत टपक रही थी। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम ताजमहल इस लड़की की कीमत के तौर पर देने वाले हो। एक बार फिर मैडम ने गुस्से से कहा। असद साहब, जितनी रकम इन्होंने आपको देने का वादा किया है, मैं आपको इससे डबल करके रकम देने के लिए तैयार हूं। अगर आपको कबूल है तो अपने मेहमानों को यहां से रुखसत कर दें, ताकि हम दोनों को बात करने में आसानी रहे। इंतहाई मुतकब्बराना अंदाज से मामू को मुखातिब करते हुए उस नौजवान ने कहा। तुमने हमें अपने घर में बुलाकर बेइज्जत करवाया है, हम तुम्हारी ये गलती मुआफ नहीं करेंगे। शमीम अहमद ने धमकी देते हुए कहा। आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। मैं इस नौजवान को नहीं जानता था, लेकिन ये मेरे फायदे की बात कर रहा है, तो मुझे इसकी बात सुनने और मानने में कोई हर्ज नहीं है। मामू ने खुद गर्जी से जवाब दिया। ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमारे कारोबार में जबान की बहुत अहमियत होती है। तुम तो अपनी जबान से मुकर गए हो, और ये किसी मर्द को जेब नहीं देता। उठते हुए मैडम ने इंतहाई तंजिया अंदाज से कहा। मामू ने कोई भी जवाब देने के बजाय खामोश रहना ही मुनासिब समझा। बुरा भला कहते वो सब ड्राइंग रूम से बाहर चले गए। सबसे पहले तो तुम मुझे अपना तारुफ करवाओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उनके जाने के बाद मामू ने उस नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा। मेरा नाम आकाश है। आपके लिए इतना ही जानना काफी है कि मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के बाद इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं कौन हूं और क्या करता हूं और कहां से आया हूं, ये जानने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद भी यही चाहते हैं कि प्रॉपर्टी की इस मालिकन को यहां से इतना दूर भेज दें कि ये वापस ना आ सके। आप और आपके बच्चे इसके बाप की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी पर ऐश करते रहें। मेरी तरफ देखते हुए किसी लगी पटी के बजाय उसने साफ अल्फाज में कहा, और मामू की नीयत को अच्छी तरह से समझ चुका था। मैं भी हैरान हो रही थी कि ये कौन शख्स है जो सब बातें जानता है। मामू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी।
तुम मुझे रकम दो और इस लड़की को लेकर चले जाओ, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। एक बात याद रखना कि कुछ अरसे बाद तुम उसे लेकर वापस आ गए या तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की और प्रॉपर्टी वापस देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वार्निंग देते हुए मामू ने कहा, आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पर कभी वापस नहीं आने वाला। सोफे के साथ ही एक ब्रीफ केस रखा है, इसमें इतनी रकम पड़ी है कि आपने कभी ख्वाब में भी ना देखी होगी। मामू की धमकी को खातिर में ना लाते हुए उसने कहा तो मामू जल्दी से आगे बढ़े और सोफे के साथ रखे हुए ब्रीफ केस को उठाकर देखने लगे। उसमें मौजूद रकम देखकर उनकी आंखें ही खुल गई थी। मैं खामोश तमाशाई बनी उनकी बातें सुन रही थी। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। आगे बढ़कर उसने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं होश की दुनिया में वापस आई। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे छोड़ दो। मामू, आप क्यों लालच में इतने अंधे हो गए हैं? मेरा घर, बिजनेस सब तो आपने ले लिया है, और क्या चाहिए आपको? मैं आपसे कुछ वापस नहीं लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ रख लें, मैंने नहीं जाना। रोते हुए मैंने मामू को मिन्नत भरे लहजे से कहा, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। अब यही तुम्हारा मालिक है, ये तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसलिए तो इतनी बड़ी रकम दे रहा है। इसकी कदर करो, शोर मत करो और जाओ यहाँ से। अगर अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहती हो तो इसकी हर बात मानना। इंतहाई अजनबी लहजे से मुझे धुतकारते हुए मामू ने कहा। मामू तो पैसे देखने में मसरूफ हो गए थे और वो मुझे घसीटता हुआ घर से बाहर ले जा रहा था। मुझे जमीन और आसमान घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं तो जानवरों से भी बदतर हूँ। रो रो कर मेरी हिचकी बंध गई थी। बस कर दो, और कितना रोना है? किसके लिए रो रही हो? एक ऐसे शख्स के लिए जिसे तुम्हारी एक जरा भी परवाह न थी। अगर मैं तुम्हें ना खरीदता तो वो उन बदकुमाश लोगों के हाथों तुम्हें फरोख्त कर देता और फिर ना जाने कितने गुनाह भरी जिंदगी तुम्हें गुजारना पड़ती। वो मेरा हाथ पकड़े एक वीरान गली से गुजर रहा था जब उसने मुझे मुसलसल रोते देखकर तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, तुम में और इनमें कोई फर्क नहीं है। मुझे किसी जानवर की तरह बेचा और खरीदा गया है। उसकी नरम लहजे की परवाह ना करते हुए मैंने इंतहाई गुस्से से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन तुम यकीन रखो कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था, इसलिए तुम किसी भी गलत जगह पर जाने से बच गई हो। इस पर तुम्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जबकि तुम रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही। इंतहाई नरम और मोहब्बत भरे लहजे से उसने कहा। मुझे हैरत हो रही थी कि वो मुझसे इतने प्यार भरे लहजे से क्यों बात कर रहा है, और उसे कैसे पता कि मैं किसी मसले में उलझी हुई हूँ, और वो मेरी मदद करने के लिए क्यों आया। ये सब बातें मेरे जहन में घूमने लगी थी। जहन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी। रोना धोना बंद करो, अपने मुंह को साफ करो, हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। मुझे खामोश देखकर उसने खाने का प्रोग्राम बनाते हुए कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं आने वाले हालात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ना जाने ये शख्स कौन है और क्या करेगा। ये भी मुझे मामू की तरह बेच देगा। हम दोनों एक रेस्टोरेंट पर आ गए। उसने खाने का ऑर्डर दिया। खाना अपने सामने देखकर मुझे याद आया कि 2-3 दिन से मैं बिल्कुल भी कुछ न खा पी रही थी। खाने से उठती महक ने भूख बढ़ा दी थी, इसलिए सब बातों को पसे पुश डालकर मैंने खाना शुरू कर दिया। खाना खाते हुए मैंने आकाश की तरफ देखा तो वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ ही देख रहा था। तुम क्यों नहीं खाना खा रहे? तुम भी तो खाओ ना। उसे खाना ना खाते देखकर मैंने जल्दी से कहा, मुझे भूख नहीं है, इसलिए नहीं खा रहा और तुम्हें खाते हुए देख रहा हूं। आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने निगाहें झुका ली और दोबारा खाना शुरू कर दिया। रात का वक्त था, लेकिन हर तरफ गहमा गहमी थी। न जाने क्यों मुझे वो एक अच्छा इंसान लग रहा था। उसके साथ से मुझे डर नहीं बल्कि अच्छा महसूस हो रहा था। हम दोनों बातें करते हुए एक पार्क में आ गए। ये एक छोटा सा पार्क था। यहाँ पर रोशनी का इंतजाम भी ना होने के बराबर था। यहाँ पर तो बहुत खामोशी है और अंधेरा भी। मुझे तो डर लग रहा है। इधर उधर देखते हुए मैंने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने जवाब दिया और एक बेंच पर बैठ गया। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा न था कि मैं भी बेंच पर बैठ जाऊं। मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं जिन्हें जानकर तुम्हें हैरत होगी, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। इंतहाई संजीदा अंदाज से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही कि तुम कहना क्या चाहते हो। उसकी संजीदगी को महसूस करते हुए मैंने कहा, तुमने अपनी जिंदगी में कभी जिन्नात को देखा है? अचानक से उसने सवाल किया, इस वक्त तुम्हें जिन्नात का ख्याल कैसे आ गया? इतने अंधेरे में ऐसी बातें मत करो, मैं डर जाती हूँ। उसके पूछने पर मैंने हैरान होते हुए जवाब दिया, तुम जिन्नात के बारे में क्या जानती हो? एक बार फिर उसने इंतहाई संजीदगी से मुझसे पूछा।
میں جنات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بس یہی جانتی ہوں کہ وہ بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں، انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ جلدی جلدی سے میں نے جواب دیا۔ نہ جانے وہ مجھ سے بار بار جنات کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، شاید تمہیں اس کا علم نہیں کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے انتہائی سنجیدگی سے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنات مسلمان ہوتے ہیں؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بالکل، انسانوں کی طرح کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں، کچھ ہندو، کافر، ہر طرح کے مذہب ان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ میرے معصومانہ سوال پر مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مجھے اس بات کا علم تھا، میں تو صرف یہ جانتی تھی کہ جنات انسان کے دشمن ہوتے ہیں، ان پر قبضہ کر لیتے ہیں، اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ناقص معلومات کا اظہار ان کے سامنے کیا۔ ایک بات تمہارے لیے بہت حیران کن ہوگی، لیکن اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میرے چہرے پر نظر جمائے اس نے کہا، یہاں ہر طرف اندھیرا تھا، صرف چاند کی ہلکی سی روشنی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے چہرے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میں تمہاری طرح انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں، میرا تعلق جنات سے ہے۔ انتہائی نرم لہجے سے اس نے انکشاف کیا۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی تھی اور جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو انسان ہو، جنات کیسے ہو سکتے ہو؟ خوفزدہ انداز سے میں نے پوچھا۔ تم ڈر کیوں گئی ہو؟ میں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ یہاں بیٹھ جاؤ اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری مدد کی ہے اور تم مجھ سے ہی ڈر رہی ہو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بینچ پر بٹھاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، تم نے میری مدد کیوں کی ہے؟ ڈرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ تمہارے ماموں کے گھر کے ساتھ والے خالی گھر میں کچھ درخت لگے ہوئے ہیں، تم نے دیکھے ہوں گے۔ ہمارے قبیلے کے بہت سے خاندان ان درختوں پر آباد ہیں، میں انہی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے تمہیں چھت پر کھڑا دیکھا تم بہت اداس اور پریشان تھی، تم مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے ماموں تو تمہیں چند دن میں بیچنے والے ہیں، ایک مشکل زندگی تمہاری منتظر تھی۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں خرید دوں گا۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، تو کھڑکی سے دیکھنے والے تم تھے، جسے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ اچانک سے یاد آنے پر میں نے جلدی سے پوچھا، وہ میں ہی تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہیں صرف دیکھ رہا ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم تو اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اگر میں تمہارے سامنے آ جاتا تو مجھے دیکھ کر شاید تم اس دنیا سے ہی کوچ کر جاتی۔ ہنستے ہوئے اس نے مجھے بتایا تو میں بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ شخص جنزاد ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی؟ سنجیدہ ہوتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا۔ تم میرے مالک ہو، تم نے مجھے خرید لیا ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ جہاں تم لے کر جاؤ گے مجھے جانا پڑے گا۔ اپنی دنیا میں لے کر جاؤ تو میں ضرور جاؤں گی، اس دنیا میں تو میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ دکھی لہجے سے میں نے کہا، ہماری دنیا میں تمہیں مشکل سے قبول کیا جائے گا، لیکن تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ جس طرح انسان جنات کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اسی طرح جنات بھی انسان کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنات انسانی آبادی سے ہٹ کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، تم تسلی رکھو، میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ تمہارے خاندان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکوں۔ میں نے اسے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لو۔ اس نے کہا تو میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر آنکھیں بند کر لی۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ ہوا کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اب آنکھیں کھول دو، چند لمحوں بعد ہی اس نے کہا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک بہت بڑے گھر کے صحن میں ہم کھڑے تھے۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں پر میرا پورا خاندان آباد ہے، آؤ میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں۔ میری حیرت دور کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے خاندان کے سامنے جاتے ہوئے مجھے بہت ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم ایک بہت بڑے حال نما گھر میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو جان نکل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ حال میں بہت سے مرد اور عورتیں، بچے موجود تھے، لیکن ایسی خوفناک شکلیں تھیں جنہیں دیکھ کر انسان خوف سے بے ہوش ہو جائے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ میرا خاندان ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تسلی دیتے ہوئے آکاش نے کہا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، ایک خوفناک شکل والی عورت نے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا۔ آکاش نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس عورت کا ہاتھ انتہائی عقیدت و احترام سے چوما۔
उस औरत के साथ ही बैठा मर्द जो कि मुसलसल मुझे देख रहा था, जिसकी सुर्ख आंखें देखकर मुझे खौफ महसूस हो रहा था। आकाश इंतहाई अकीदत से उस शख्स का हाथ भी चूम रहा था। हाल कमरे में मौजूद तमाम मर्द, औरतें और बच्चे मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूं। यहाँ पर मौजूद सब अफराद इंतहाई खौफनाक शक्लों के मालिक थे। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे वालिदैन को मेरा इंतजार करना पड़ा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थीं। सर झुकाए आकाश ने शर्मिंदा लहजे से कहा। मैं समझ गई थी कि जिस मर्द और औरत को आकाश बहुत मोहब्बत और एहतराम से मिला है वो उसके वालिदैन हैं। वालिदैन के लिए उसकी मोहब्बत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अपने वालिदैन की याद आ गई थी। आकाश, तुम्हारा छोटा भाई तो कब का वापिस आ चुका। हमें तुम्हारा इंतजार था। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने हमारे उसूलों के खिलाफ काम किया है? आकाश के वालिद ने गुस्सीले लहजे से कहा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं अपने कबीले के उसूलों से हट गया हूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता। इसलिए सबसे पहले आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी गलती को मेरी नादानी समझते हुए मुझे माफ कर दिया जाएगा। सर झुकाए उसने कहा, तुमने ना सिर्फ कबीले के उसूलों के खिलाफ वर्जी की है, बल्कि हमारा हुक्म भी नहीं माना। हमने तुम्हें हुक्म दिया था कि इंसानों की दुनिया से जल्द वापस आ जाओ, लेकिन तुमने हमारे हुक्म पर कोई तवज्जो न दी और जरकाश की वापसी के इतने अरसे बाद वापस आए हो। आकाश के वालिद गुस्से से बोल रहे थे। मैं जानता था कि आप मुझसे नाराज होंगे, इसलिए मैंने आपसे पहले ही अपनी गलती की माफी मांग ली है और मुझे उम्मीद है कि मेरी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखते हुए आकाश ने कहा, और मैं हैरत से सबकी तरफ देख रही थी। आकाश की फैमिली बहुत बड़ी थी। क्या तुम नहीं जानते कि इंसान के हाथों हमने कितना नुकसान उठाया है? हमारे कितने प्यारे ऐसे हैं जो अभी तक इंसानों की कैद में हैं और कुछ मारे भी जा चुके हैं। इसके बावजूद तुम्हें इंसानों से इस कदर हमदर्दी क्यों है कि तुम्हें अपने वालिदैन का हुक्म भी याद न रहा? मैं माफी मांगता हूँ। मैंने अपने वालिदैन की हुक्म मदूली की, लेकिन मेरी नीयत खराब न थी। मैं एक आदमजादी की जिंदगी तबाह होने से बचा रहा था। उस आदमजादी को अपनी जिंदगी में ले आया हूं ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए आकाश ने कहा, तुम्हारा जज्बा काबिले कदर है, लेकिन इंसान और जिन्नात की तख्लीक में बहुत फर्क है। इंसान और जिन कभी एक नहीं हो सकते और ना ही इसकी इजाजत हमारा मजहब देता है। फिर तुम इस आदमजादी को अपनी दुनिया में क्यों लेकर आए हो? इस बार आकाश की वालिदा ने उसकी तरफ देखते हुए नरम लहजे से कहा, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता। इंतहाई बेबसी से आकाश ने कहा, यहाँ पर बात तुम्हारी और मेरी पसंद की नहीं हो रही। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने की बात है। उन्होंने इंसान और जिन्नात की शादी से मना फरमाया है। जब तुम इस आदमजादी से शादी नहीं कर सकते तो फिर किस हैसियत से अपने साथ रख सकते हो? आकाश के वालिद ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिर्फ इस आदमजादी के लिए मैंने जिंदगी में पहली बार आपकी हुक्म के खिलाफ वर्जी की है। अब जान नहीं सकते कि मेरे दिल में इसके लिए क्या मुकाम है, लेकिन जहां बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की आ जाती है, वहां मेरी क्या औकात है। अब आप मुझे हुक्म दें कि मैं क्या करूं। आंखें बंद करते हुए बेबसी और दुख से आकाश ने कहा, यह हमारी दुनिया में नहीं रह सकती, इसे इसकी दुनिया में वापस छोड़ाओ। आकाश के वालिद ने हुक्माना अंदाज से कहा। आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा और आंखें बंद करने के लिए कहा। चंद लम्हों बाद ही हम अपनी दुनिया में वापस आ चुके थे। मैं अपने घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी। अपने घर के दरवाजे को देखकर मुझे हैरत हुई थी, लेकिन इससे ज्यादा हैरत इस बात पर हो रही थी कि दरवाजा खुला हुआ था और सब लाइट्स ऑन थी। लगता है तुम्हारे मामू ने ये घर बेच दिया है या यहाँ पर वो खुद शिफ्ट हो गए हैं। अब आ जाओ, इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं अपने चचा सलीम और उनके बेटे को देखकर हैरान रह गई। मेरे बाबा के वकील भी उनके साथ मौजूद थे। चचा ने जल्दी से मुझे गले से लगा लिया। वो मामू के घर गए थे, लेकिन मामू ने उन्हें बताया कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ, जिस पर वो परेशान होकर घर वापस आ गए। अब मामू ना जाने हमारे लिए क्या साजिशें कर रहे होंगे। दुखी दिल के साथ मैंने सोचा, वकील साहब आप कहाँ चले गए थे? मामा बाबा की वफात के बाद मैंने आपसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ना हो सका। वकील साहब की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था। उनकी वफात का मुझे बहुत बाद में पता चला, तो मैंने तुम्हारे चचा से राब्ता किया। हम दोनों ने पाकिस्तान आने का फैसला किया। यहाँ पर आकर तो हालात ही बदले हुए थे। तुम्हारा कुछ भी पता न चल रहा था। वकील साहब ने तफसील से मुझे बताया तो मैंने भी उन्हें मामू के हवाले से सारी बातें तफसील से बता दी, लेकिन मैंने आकाश का जिक्र एक इंसान के हवाले से किया जिसके वालिदैन ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया, तो वो मुझे मेरे दरवाजे पर छोड़ गया। मैंने निगाह उठाकर देखा तो वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा मेरी ही तरफ देख रहा था। हाथ के इशारे से खुदा हाफिज कहते हुए वो गायब हो गया। शायद आज के बाद मैं उसे ना देख सकूं। मैंने सोचा, मुझे अपने चचा पर भरोसा था।
وہ ماموں سے سب حساب کتاب بے باک کر سکتے تھے، اس لیے میں اب پرسکون ہو چکی تھی اور تاعمر عکاش کی احسان مند بھی تھی، جس نے انتہائی مشکل اور کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہوتا ہے۔ ماموں نے تو میری زندگی برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔